इलस्ट्रेशन नंबर, कल पूरा एएस पढ़ लिया था, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू करेंगे। एक बार पहले पूरे एएस का थोरो रिवीजन करा देता हूँ। यहाँ देखो ध्यान से। सबसे पहले बहुत छोटा एएस है। सबसे पहले चारों इधर देखो। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया बोरोइंग कॉस्ट में आता क्या है। इंटरेस्ट आता है, कमिटमेंट चार्जेस आते हैं, इशू अगर डिबेंचर को किए हैं डिस्काउंट पे और रिडीम किए हैं प्रीमियम पे तो वो आता है, और एक्सचेंज डिफरेंस आता है। एक्सचेंज डिफरेंस आता है। अब इसमें कल अपन ने चर्चा करी एक्सचेंज डिफरेंस के ऊपर। एक्सचेंज डिफरेंस में क्या आता है, एक्सचेंज डिफरेंस का मतलब पहले तो क्या है। तो वीडियो देखा था कल का? अबे संडे को छुट्टी मत करा करो यार, 50 बार बोला है। डलेगी आवाज। एक्सचेंज डिफरेंस देख ही लेना। एक्सचेंज डिफरेंस। और कौन नहीं था कल? इंजिला तू भी नहीं थी ना, अपन भी नहीं थे। क्यों? तेरी भी तबीयत खराब थी। तबीयत बोरोइंग कॉस्ट के अंदर सबसे पहले मैंने कल एक्सचेंज डिफरेंस की बात करी। अब एक्सचेंज डिफरेंस में मैंने सामने देखो, मैंने आपको ये बताया एक्सचेंज डिफरेंस में कि एक्सचेंज डिफरेंस पहले तो होता क्या है। जब आपने डॉलर में लोन लिया होता है, एक्सचेंज डिफरेंस तो तभी आएगा जब आपने फॉरेन करेंसी में लिया है लोन। मेरा मुंह से फॉरेन करेंसी में हमेशा डॉलर ही निकलता है। तो फॉरेन करेंसी में अगर आपने लोन लिया है, तो अगर आज आपने जब लोन लिया, जैसे कल एग्जाम्पल में देखा, तो तब रेट चली थी 45, और जब आप लोन चुकाओगे तो रेट चली 48। तो अगर आपने $10,000 का भी लोन लिया है तो आपने ₹3 $1 पे ज़्यादा दिए, तो 10,000 इंटू 3 30,000 रुपये आपने ज़्यादा दिए। तो इस 30,000 को बोलते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। पहले तो ये समझ लेना एक्सचेंज डिफरेंस बोलते किसे, किसको बोलते हैं। अब कल मैंने आपको एक बहुत मजाकिया तौर पे ये समझाया कि ये 30,000 को लेने के लिए दो लोग लड़ाई कर रहे थे। कौन लोग लड़ाई कर रहे थे? AS11 और AS16। AS11 ये कह रहा था कि ये 30,000 को तो मैं मानूंगा। क्या मानूंगा मैं? एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, AS11 को एक्सचेंज डिफरेंस मैं मानूंगा। ठीक है, तो मैं एक्सचेंज डिफरेंस मानूंगा तो AS11 में ले लूंगा इसको। और बोरोइंग कॉस्ट कह रहा है कि ये AS16 में आएगा, मैं इसे इंटरेस्ट मानूंगा। बोला इंटरेस्ट क्यों मानेंगे भैया? तो भैया इस दोनों में लड़ाई चली तो बोला इसका निवेरा निकला। कायदे से तो ये एक्सचेंज डिफरेंस ही है, तो AS11 को ही मिलना चाहिए था ये 30,000। लेकिन इस पर दिमाग लगाया AS16 ने। AS16 ने ये कहा कि अगर ये सेम लोन आप भारत में लेने जाते तो जितना इंटरेस्ट आप भारत में पे करते उतना इंटरेस्ट तो आप AS16 में लो, और जो रिमेनिंग है उसे आप AS11। कल एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने देखा कि अगर मैं भारत में लोन लूँ तो भारत में जो ब्याज देता वो 49,000 का देता। कितने का देता? यूएस में जो लोन दे रहा हूँ, लोन लिया, कल एग्जाम्पल समझा, उसमें मैंने ब्याज दिया 24,000। 49 में से 24 गए 25, मतलब मैंने फॉरेन में लोन लेकर 25,000 रुपये बचा लिए। क्योंकि मैं इंडिया में लोन लेता तो कितना ब्याज देना पड़ता? 49। फॉरेन में लोन लिया तो कितना ब्याज देना पड़ा? 24। तो 25,000 रुपये मैंने ब्याज के बचा लिए। तो ये एस ये कह रहा है कि ये 25,000 रुपये तो हमें क्या मानने हैं? AS16। अब आपका एक्सचेंज डिफरेंस ऊपर कितना आया था? 30 में से आपको 25 क्या मानना है? इंटरेस्ट मानना है, मतलब उसे लेना है AS16 में। अब 30 में से 25 गए तो अभी भी 5 बचे, तो ये 5 आपको क्या मानना है? AS11 में एक्सचेंज डिफरेंस या एक्सचेंज लॉस मानना है, विच विल बी चार्ज टू P&L। उसे काम फेंका जाएगा, इसको साइड में रख दो, हटा दो। ये कल बात करी। फिर मैंने आपको बात करी क्वालिफाइंग एसेट क्या होती, जिसे बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, तो उसमें जितना भी इंटरेस्ट होगा वो उस एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। मतलब सरल भाषा में उसे कैपिटलाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कैपिटलाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? और नॉर्मल जो इंटरेस्ट है वो P&L में जाता है, उसकी बात ये एस नहीं करता, वो तो नॉर्मल ही बात है कि इंटरेस्ट कहाँ जाता है? P&L। अब क्वालिफाइंग एसेट वो है जिसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है। तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने समझाया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा 12 महीने को हम सब्सटेंशियल पीरियड मान सकते हैं। हालांकि अगर सिचुएशन ऐसी है, केस एंड सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, तो लॉन्गर पीरियड को और शॉर्टर पीरियड को भी सब्सटेंशियल पीरियड माना, मतलब 6 महीने को भी सब्सटेंशियल पीरियड माना जा सकता है, 8 महीने को भी माना जा सकता है। यूजुअल प्रैक्टिस 12 महीने की है, लेकिन कम या बड़े पीरियड को भी सब्सटेंशियल पीरियड माना। अगर आपके बिजनेस में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है तो आप उसे क्वालिफाइंग एसेट मानो, नहीं तो आप उसे क्वालिफाइंग एसेट मत मानो। प्लीज सामने देखते रहना। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि जो आप लोन लेते हो वो 2 प्रकार के लोन होते हैं, स्पेसिफिक लोन और जनरल लोन। स्पेसिफिक लोन वो है जो आपने क्वालिफाइंग एसेट खरीदने के लिए ही लिया है, तो उसका जो ब्याज है वो पूरा कैपिटलाइज होगा। जनरल लोन जो है वो आपने क्वालिफाइंग एसेट के लिए भी लिया है और दूसरे पर्पस के लिए भी लिया है। और जनरल लोन आपने लिए भी अलग अलग जगह से है। आपने एक जगह से लोन एक जगह से लिया होता तो भी प्रॉब्लम नहीं आती। आपने 5 जगह से लोन लिए हैं, तो 5 जगह से लोन लिए तो 5 बार ब्याज दिया है। अब वो पांचों ब्याज को
कितना कैपिटलाइज करे और कितना रेवेन्यू में माने, उसके लिए हम लोगों ने कुछ स्टेप्स पढ़ी। क्या? पहला, आप लोगों को एक कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है जिसे हम वेटेड एवरेज रेट भी बोल सकते हैं। आपने 5 लाख का लोन लिया 10% की रेट पे, 15 लाख का लोन लिया 20% की रेट पे, और 20 लाख का लोन लिया 30% की रेट पे। तीनों लोन का इंटरेस्ट निकालो, तीनों लोन का टोटल करो, इंटरेस्ट ऊपर रखो, लोन नीचे रखो, इनटू 100 कर लो तो रेट आ गई। इसे कैपिटलाइज रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब आप ये देखो कि आपने क्वालिफाइंग एसेट पे कितना खर्च किया है। आपने मान लो क्वालिफाइंग एसेट पे 12 लाख खर्च किया है। कितना खर्च किया है? 12 लाख। तो वो 12 लाख पे वो रेट लगा दो। केस 1। केस 2, अगर आपने वो 12 लाख में से 2 लाख का स्पेशल लोन भी ले रखा था, तो आप 2 लाख के ऊपर तो स्पेसिफिक रेट लगाओ और 10 लाख के ऊपर जनरल रेट लगाओ जो आपने निकाली है। जनरल रेट से मेरा मतलब है कैपिटलाइज। मैं इसको 3 नाम से बोल सकता हूँ, जनरल रेट, कैपिटलाइज रेट, वेटेड एवरेज रेट, कुछ भी बोलूँ मैं, इसका मतलब ये। तो 12 में से 2 पे तो स्पेशल रेट लगाओ और 10 पे क्या लगाओ? जनरल रेट लगाओ। ये केस 2। केस 3, आपके जो 12 लाख के खर्चे हो रहे हैं वो डे 1 पे नहीं हो रहे हैं, वो टुकड़ों में हो रहे हैं। 12 लाख में से 2 लाख आपने 1 अप्रैल को खर्च किया, बाकी का पैसा आपने 1 जुलाई को खर्च किया, कुछ पैसा आपने 1 दिसंबर को खर्च किया, कुछ पैसा आपने 1 जनवरी को खर्च किया। तो आप क्या करो? उन सारे खर्चों को प्रोपोर्शनेट कर लो। कैसे? जैसे हम 12th क्लास में आईओडी निकालने के लिए प्रोडक्ट मेथड पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? हम सारे अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई कर देते थे और डिवाइड बाय 12 कर देते थे, तो वो उनका प्रोडक्ट आ जाता था और उस प्रोडक्ट के ऊपर रेट लगा देते थे। तो क्या होता है कि हमें बार बार रेट लगाने की जरूरत, जैसे अगर मान लो मैं ऐसे करूं कि 5 लाख इंटू 2/12 इंटू 10%, फिर 2 लाख इंटू 3/12 इंटू 10%, ठीक है, फिर 7 लाख इंटू 5/12 इंटू 10%। तो बार बार 10 10 10 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 5 लाख इंटू 2/12 इंटू 3/12 इंटू 5/12, इन सब का एवरेज ले लेंगे, मतलब प्रोपोर्शनेट। तो ये जितना भी है वो, वैसे तो ये 7 और 2 9 और 5 14 हो रहा है, लेकिन जब प्रोपोर्शनेट करेंगे तो 14 से कम ही आएगा। मान लो 10 आया, तो 10 और इंटू 10% एक बार में लगा दो, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। तो ऐसे ये 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, 3 तरीके से। एक तो 12 लाख का खर्चा हो रहा है, सारा शुरू में ही हो रहा है। एक 12 लाख का खर्चा सारा शुरू में ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक लोन से हो रहा है, थोड़ा जनरल लोन से हो रहा है। एक 12 लाख का खर्चा पूरा एक साथ नहीं हो रहा, प्रोपोर्शनेट हो रहा है, तो उस केस में फिर हमें उन खर्चों को भी क्या करना पड़ेगा? प्रोपोर्शनेट। अब तीनों में से क्या आएगा वो क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के हमें पता चलेगा। फिर मैंने कल आपको इसके बाद 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ा है, कमेंसमेंट, सस्पेंशन और सीजेशन, कि हमें बोरोइंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना कब शुरू करना है। कमेंसमेंट, सामने देखो प्लीज, सामने देखो। कमेंसमेंट शुरू करना है हमें जब हमने सारी एक्टिविटीज उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कर ली, उस प्रोडक्ट पे जो खर्चा करना चाहिए था वो भी कर दिया और बोरोइंग कॉस्ट भी इंकर्ड कर दी। इफ ऑल 3 कंडीशन हैव बीन सेटिस्फाइड, देन ओनली इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, अदरवाइज इट शुड बी एक्सपेंस्ड इन P&L। वापस बोलता हूँ, आपको बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है व्हेन ऑल 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, यू हैव स्पेंड द अमाउंट ऑन क्वालिफाइंग एसेट। आपने क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर खर्चा कर दिया। ऐसा ना हो कि आप इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करते जा रहे हो और क्वालिफाइंग एसेट तो अभी बनाना भी शुरू नहीं करी। तो आपने क्वालिफाइंग एसेट बनाना शुरू कर दियो, उस पर खर्चा करना चालू। अब खर्चा धीरे धीरे होगा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारा एक दिन में ही कर दूं। जैसे जब खर्चा होना है तब कर रहा हूं मैं। अब बिल्डिंग बन रही है तो जब नींव डलेगी वो खर्चा करूंगा, सीमेंट सरिया खरीदूंगा वो खर्चा करूंगा, रंग रोगन होगा तब रंग रोगन का खर्चा करूंगा, फर्नीचर बनेगा तब फर्नीचर का खर्चा करूंगा। इसका मतलब नहीं है कि 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है पहले दिन में 1 करोड़ फूंक दूं। खर्चा करने का ये मतलब नहीं है। खर्चा करने का जिस समय पे जो खर्चा करना चाहिए वो मैंने कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट के ऊपर जो खर्चा करना चाहिए वो कर दिया। पता चले बैंक पे इंटरेस्ट तो बकाया चल रहा है और मैं इसको कैपिटलाइज करे जा रहा हूं, तो भैया कैपिटलाइज करने के लिए इंटरेस्ट पे भी तो करो बैंक को। तो बोरोइंग कॉस्ट शुड हैव बीन इनकर्ड, बोलो तो। और नंबर 3, ऑल द फॉर्मेलिटीज एक्टिविटीज फॉर क्वालिफाइंग एसेट हैव बीन कंप्लीटेड। जैसे कोई पेपर लाने हैं, बनाने हैं, परमिट लानी है, ये करना है, वो करना है, आपने वो सब कुछ कर दिया। ये तो हुआ कमेंसमेंट। फिर एक पड़ा है सस्पेंशन। अगर आपकी क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में, जो एक्टिविटीज को करने में जो टाइम लगता है, अरे सॉरी यार क्या बोल रहा हूं मैं, क्वालिफाइंग एसेट को बनाने में कुछ अड़ंगे आ गए और कुछ समय के लिए एक्टिविटीज सस्पेंड हो गई, तो उतने टाइम के लिए आप क्वालिफाइंग एसेट को भी बुक में रिकॉग्नाइज करना बंद कर दो। मतलब उस इंटरेस्ट को, बोरोइंग कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना। लेकिन याद रखना, सस्पेंशन वाकई में सस्पेंशन होना चाहिए, टेम्पररी डिले नहीं होना चाहिए। अगर टेम्पररी डिले है तो आप सस्पेंड
इसमें कल मैं आपको एक बहुत शानदार एग्जांपल देना भूल गया, हर बैच में देता हूं मैं। मुंबई में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है SBUT नाम से। SBUT गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करना, आपको इसके ऊपर एक डिटेल मिल जाएगी। हमारे धर्मगुरु ने भिंडी बाजार में मुंबई में एक पूरी जगह खरीद ली। अब भिंडी बाजार वहाँ की सबसे बेकार लोकेलिटी है, कंजेस्टेड एरिया है बहुत, और छोटे छोटे सी जगह में बहुत सारे घर बने हुए और बहुत सारी दुकानें। तो जैसे धारावी का प्रोजेक्ट अभी अंबानी ने लिया है, अडानी ने लिया है, तो वो धारावी के ऊपर वो काम करेगा जो हमारे धर्मगुरु ने भिंडी बाजार में किया। उन्होंने वो पूरा प्रोजेक्ट ले लिया अपने हाथ, गवर्नमेंट से ले ली वो जगह पूरी। अब उस जगह को खाली कराना, वहाँ नए घर बनाना, नई दुकानें बनाना। वहाँ पे हमारी एक बहुत स्पिरिचुअल दरगाह है, ठीक है, बहुत बड़ी, जो हमारी मुंबई में, हाजी अली की बात नहीं कर रहा मैं, दूसरी हमारी दरगाह है, ठीक है। तो वो उस पर हमारा बहुत लोगों का आना जाना होता है मुंबई में उस जगह पे, लेकिन वो इतनी कंजेस्टेड है कि बहुत दिक्कत आती है। तो उन्होंने वो पूरा ले लिया। अब ये प्रोजेक्ट वो 7 फेजेस में बना रहे हैं, उसमें से 2 या 3 फेज अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उसमें एक फेज में जो बिल्डिंग बनी है ना, जो एक बिल्डिंग पूरी बनी है, ठीक है, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो कि अगर आप कभी मुंबई जाओ विजिट करना, सिर्फ आप यूँ देखोगे ना तो आपको पूरी दिख नहीं सकती है एक बार में, क्यों, कहाँ तक है, इतनी लंबी है, ठीक है। हाँ, बहुत कमाल, मतलब वो प्रोजेक्ट को तू अगर देखेगा ना सिर्फ, तो तू ये सोचेगा कि कोई इंडिविजुअल इस काम को हाथ में भी कैसे ले सकता है, वो भी वो जो एक बिजनेसमैन भी नहीं है और पॉलिटिशियन भी नहीं है। मतलब इसके लिए कुछ स्पिरिचुअल ही चाहिए करने के लिए। मतलब तू सिर्फ एक गूगल पे डालना, सिर्फ एक यूट्यूब पे सर्च करना SBUT प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट प्रोजेक्ट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के तहत बाद में मेरे को ये क्वेश्चन कंप्लीट कराने हैं, अभी कराऊंगा मैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा प्रोजेक्ट है, इसकी इनिशियल डेडलाइन 8 साल थी, लेकिन अभी ऑलरेडी 10-12 साल इसको हो चुके हैं। 12 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें से 3 फेज अभी कंप्लीट हुए हैं और उसमें कुछ बिल्डिंगें बन गई। अब जो लोग इतने से झोपड़ों में रह रहे थे, उनको वहाँ से खाली कराने में बहुत दिक्कत आई, दुकानें खाली कराने में बहुत दिक्कत आई। उनको जहाँ पे रखा उसका रेंट हमने देना पड़ा। अब वहाँ जो भी लोग रहते हैं, जो भी लोग, ठीक है, तो उन सबको खाली कराया, पूरा साफ करा कर वो करा, और अभी भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। अब उसके एक फेज़ का कंप्लीट, 3 फेज़ कंप्लीट हो गए, 4 फेज़ में अभी भी काम बाकी है और चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन वो जब बनेगा ना, कमाल, मतलब वो बनने के बाद ही असली दिखेगा कि क्या चीज़ है, क्या थी। इसका बिफोर आफ्टर देखना तुम, उसका बिफोर आफ्टर देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा यार ये क्या। तो क्वालिफाइंग एसेट है, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है उसमें। अब उसमें अगर कोई पैसा इंटरेस्ट से आएगा ही नहीं वैसे तो, लेकिन आया तो वो क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। अब उसमें आते हैं डिले। उसमें क्या, पहले थी सरकार उसकी शिवसेना और बीजेपी, तो उसमें काम चला। फिर बीच में शिवसेना बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ चली गई, तो उनका एक अलग कोएलिशन गवर्नमेंट बनी और उसमें फिर उनको पैसे देने पड़े। फिर वापस से शिवसेना का एक पार्ट अलग होकर बीजेपी के साथ चला गया और फिर कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, तो उनको फिर पैसा देना पड़ा। उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, बार बार वहाँ पे सरकारें चेंज होती है। और सबसे पहले, क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सारे लोग सबसे पहले वहीं पर आकर अपनी एसेस कराते हैं, स्टे लगा जाते हैं, इसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है, इसमें ये परमिशन नहीं है, उसमें वो मैंने कहा एक इंडिविजुअल के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये सेम प्रोजेक्ट इन्होंने धारावी में अडानी को दिया है। अब देखते हैं अडानी का कितना अच्छे से हो पाता है और कितना उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। ऐसे प्रोजेक्ट क्या बहुत सारे लोग करने के लिए इच्छुक हैं। चांदनी चौक में करना चाहते हैं ऐसा, दिल्ली में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या पुराने ज़माने में कंजेस्टेड जगहों पे सब चीज़ें बनी हुई है। अब हमें अगर नए भारत की स्थापना करनी है तो ऐसे प्रोजेक्ट लेने पड़ेंगे, या तो गवर्नमेंट ले, नहीं तो कोई इंडस्ट्री ले, नहीं तो कोई ले, नहीं तो जो चीज़ जैसे चल रही है 75-80 साल से वैसे ही नहीं चल सकती। अब जगह चाहिए, ठीक है, रोड चौड़े करने पड़ेंगे, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, उनको झोपड़ों से निकालना पड़ेगा। और क्या होता है कि इसमें बिल्डिंग बनती है जब, तो अभी यहाँ पे छोटे छोटे 10 मकान है, अभी यहाँ बिल्डिंग बना के 10 के 100 कर सकता हूँ। नए तरीके से नींव डाल के यहाँ 10 जगह रहते थे, मैं 10 को 100 में अकोमोडेट कर दूंगा। हाँ यही है, हाँ सेम ऐसी, हाँ
हाँ ये कंप्लीट अल रबा नाम होगा इसका, देख क्या नाम, अल सदा, ठीक है, खतरनाक है, खतरनाक, ठीक है। चलो ये क्वालिफाइंग एसेट है, इट विल टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम, बट इसमें डिले आते रहते हैं बीच बीच में, तो आपको इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, सस्पेंड। लेकिन अगर वो टेक्निकल एरर की वजह से है, जैसे कल मैंने आपको कहा था कि पानी का प्रभाव ज्यादा था तो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन रोक दिया 1 महीने के लिए, तो इसमें आपको बोरोइंग कॉस्ट को सस्पेंड नहीं करना है, बोरोइंग कॉस्ट इंकर्ड होती रहेगी और कैपिटलाइज होती रहेगी। सस्पेंशन टेम्पररी डिले के हिसाब से नहीं होना चाहिए। चलो ये तो हो गया, इसको भी साइड में रखो। सीजेशन, अगर आप की क्वालिफाइंग एसेट पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई, रेडी फॉर यूज है, तो फिर आपको बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, क्योंकि वो आपकी एसेट बन के तैयार। अच्छा, कई बार क्या होता है, एसेट बन के तैयार हो जाती है लेकिन कुछ छोटे मोटे काम बाकी रहते हैं। जैसे आपने बिल्डिंग बनाई, अब उसमें डेकोरेशन का काम बाकी है, अब जो लेने आया था उसने कहा मैं तो पीओपी ऐसे कराऊंगा, मैं तो वैसे कराऊंगा, मेरे को तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से किचन ऐसे चाहिए न वैसे चाहिए, तो बिल्डिंग तो बन के रेडी फॉर यूज है, बट यू आर मेकिंग सम मॉडिफिकेशंस एज पर योर कन्वीनियंट, देन इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना है, क्योंकि बिल्डिंग तो रेडी फॉर यूज है ना। छोटे मोटे मॉडिफिकेशन तो आप बाद में भी कर सकते हो, तो वो छोटे मोटे मॉडिफिकेशन के हिसाब से सुन लो, आपको बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना है, बोरोइंग कॉस्ट को सीज कर दो, क्योंकि बिल्डिंग बन के। और मैंने कल एक और इंपॉर्टेंट बात बोली थी, अगर आपके पास प्रोजेक्ट में 3-4 बिल्डिंगें हैं और एक दूसरे से वो इंटरडिपेंडेंट नहीं है, तो जैसे ही एक बन जाए उसका बोरोइंग कॉस्ट बंद कर दो, कैपिटलाइज करना, दूसरी बन जाए बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना बंद कर दो, तीसरी बन जाए बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना। लेकिन अगर 4 बिल्डिंगें और चारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और एक बन जाए, तो दूसरे को कैपिटलाइज चालू रखो, पहले का भी चालू रखो, क्योंकि वो उस एक का कोई इंटेंडेड यूज, वो एक दूसरे का, एक चीज दूसरी चीज से क्या है, जुड़ी हुई है, इंटरडिपेंडेंट है। ये बात इसमें लिखी हुई भी है भाई, क्लियर है? यहां तक तो मैं आपको कल और परसों पढ़ा चुका, अब मैं कुछ नया पढ़ाता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, क्या बेटा? हाँ हाँ, पहला ईयर खत्म हुआ तो उस पे लोन दिया 5 लाख, फिर उसको वो वाला पे कर दिया, फिर अगले 5 फिर उस टाइम पे लोन दिया, तो इसको स्पेसिफिक मानते हैं कि जनरल मानते हैं? उसी एसेट के लिए लिया है ना? हाँ स्पेसिफिक है, नहीं बट अलग अलग तो उसके लिए लोन तो स्पेसिफिक है, लेकिन अलग अलग जगह से लोन ले रहा है। और जैसे 5 लाख तू एक बार में एक ही बैंक से ले रहा है ना, अब अगले 5 लाख तू दूसरे बैंक से लेगा, या इस 5 को भी तू 2-3 ऐसे करके ले रहा है। 5 लाख का लोन लिया तूने पहले साल में, तो 5 लाख एक बैंक से लिया कि 2 बैंक से लिया? अलग अलग बैंक से लिया, रेट को एवरेज कर ले बस। जैसे 1 से 1 लाख लिया, 1 से 2 लाख लिया, 1 से 2 लाख लिया, तो 2 लाख पे 10%, 2 लाख पे 13%, 1 लाख पे 10%, तीनों का एवरेज करके एक रेट ले लो। तो वो तो अगले साल लेगा ना तू, तो साल ही अलग हो गया। इस साल का तो कैपिटलाइज कर चुका होगा ना तू, अब वो तो अगले साल करेगा कैपिटलाइज। क्यों करेगा? इस साल, अरे पागल, इस साल का जो लोन तुमने लिया उसका इंटरेस्ट तुमने इस साल बुक में दिखा दिया, अब तुम मूव ऑन, आगे आ गए, अगले साल का इंटरेस्ट अगले साल में दिखा देना, खत्म। एवरेज कहां करना है? अब एक साथ लेता तो करता। चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1, PQR। ए यार पॉज कर तो इसको, मनीष बुला उसको, विकास को बुला जल्दी।